वर्तमान परिदृश्य में चल रही आरक्षण नीति में बदलाव होना चाहिए। आरक्षण की गलत नीति के चलते वास्तविक गरीब को नहीं मिल पा रहा है लाभ। भाजपा कांग्रेस दोनों ही दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे, दोनों की ही नीति एक समान। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के दबाव में काम न करने पर प्रशासनिक अधिकारी को झेलना पड़ता है स्थानांतरण का तोहफा। और क्या कुछ कहा सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त रहे पूर्व IAS अधिकारी हीरालाल त्रिवेदी ने। देखिए कैमरा पर्सन रोहित गहलोत के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की ये रिपोर्ट। नमस्कार, NTV टाइम चैनल में आपका स्वागत है। हम मिलवाने जा रहे हैं एक सुप्रसिद्ध शख्सियत, सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो पूर्व में IAS अफसर भी रहे हैं। कई ज़िलों में, मध्य प्रदेश के ज़िलों में इन्होंने सेवाएं दी है। श्री हीरालाल जी त्रिवेदी, जो वर्तमान में सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं जो आरक्षण की विरोध नीति, जिस प्रकार से आरक्षण बना है उसकी नीतियों का विरोध करके पूरे प्रदेश में और देश में भी चर्चित है। हमारे बीच मौजूद है हीरालाल जी त्रिवेदी साहब। हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से सपाक्स का गठन हुआ और क्या सपाक्स की रणनीति है, किस तरीके से सपाक्स काम करती है। नमस्कार त्रिवेदी जी। सपाक्स एक संगठन है जो पहले गैर राजनीतिक था, आज राजनीतिक रंग उसको चढ़ चुका है। क्या रणनीति है सपाक्स के काम करने की? देखिए, जब हमारा संविधान बना तो संविधान में ये प्रस्तावना में कहा गया था कि इस देश के नागरिकों में जाति, धर्म, लिंग, भाषा या क्षेत्र के मान से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जब संविधान में संशोधन होते गए और एक के बाद एक जो है जातिगत फैसिलिटी देना, परंपरागत जातिगत फैसिलिटी देने के निर्णय होते रहे। 2002 में एक संशोधन हुआ कि पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। पदोन्नति में आरक्षण देने का नतीजा ये हुआ कि सरकारी मशीनरी में जो जातिवाद नहीं घुसा था वो जातिवाद सरकारी मशीनरी में भी घुस गया। दूसरा, आरक्षण से ये नुकसान हुआ कि आरक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी लोग लाभ लेने लगे। एक के 2 बच्चे हैं वो भी लाभ लिया, फिर उनके 6 बच्चे हुए उन्होंने भी लाभ लिया। तो ऐसे कुल मिला के इस देश में जो वास्तविक गरीब है, जो वास्तविक जिसको लाभ की आवश्यकता है, वो वंचित होने लगा, सक्षम लोग लाभ लेने। इसके विरोध में विशेषकर पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने के लिए लोग हाईकोर्ट गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2016 में निर्णय दिया कि पदोन्नति में आरक्षण नियम जो है गलत है, अवैध घोषित कर दिया उन्होंने। उसके विरुद्ध जो है उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज जी, उन्होंने ये कहा कि कोई भी माई का लाल पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, और वो सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चले गए। उसके विरुद्ध अधिकारियों कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई लड़ने के लिए ये सपाक्स एक अधिकारियों और कर्मचारियों की एक संस्था बनाई, बोलचाल की भाषा में जिसको सपाक्स संगठन बोलते हैं, और उसने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना प्रारंभ किया। उसके बाद में लोगों को ये लगा कि ये केवल अधिकारी कर्मचारी संघ ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो कुछ लोगों ने मिलके एक समिति बनाई, और उस समिति ने कुछ पत्रकार थे, कुछ सेवानिवृत्त ऑफिसर थे, कुछ राजनीतिज्ञ भी शामिल हुए, और ये लड़ाई लड़ना शुरू किया। उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, और दोनों आरक्षण, जातिगत आरक्षण को खासकर बढ़ावा देते हैं। पदोन्नति में आरक्षण खत्म करने के लिए दोनों तैयार नहीं हैं। तब ये तय हुआ कि एक राजनीतिक दल भी बनाया जाए, और वो राजनीतिक दल इन जो सत्ताधारी राजनीतिक दल हैं उनसे लड़ाई लड़े। उस आधार पे ये सपाक्स पार्टी का गठन हुआ। 5 नवंबर 2018 को हमारा पंजीयन हुआ, जबकि विधानसभा चुनाव 2 नवंबर से शुरू हो गए थे। उसके बाद भी हमने लगभग 110 सीटों पे चुनाव लड़ा विधानसभा का, और जो माननीय शिवराज जी जिसने ये कहा था कि कोई माई का लाल पदोन्नति में आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, उनको सत्ता से बेदखल करने में सपाक्स पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक लंबा कार्यकाल होता है शासकीय सेवा में, लगभग 30 साल से अधिक तक सेवा करते हैं। उसके बाद घर गृहस्थी का जीवन बिताना पसंद करता है व्यक्ति। आपने संगठन, सपाक्स जैसे संगठन को बनाना और उसमें जाना उचित क्यों समझा, बजाय घर गृहस्थी संभालने के? देखिए, मैं पूरे 33 साल की मेरी सेवा रही,
और उसके बाद 4 साल में सूचना आयुक्त भी रहा। मैंने ये देखा कि शासकीय मशीनरी आज जातियों में बढ़ती जा रही है और जो काम करने में भी जातिगत पक्षपात होने लगा है। तब मुझे लगा कि ये जातिगत सिस्टम ख़त्म होना चाहिए और जातिगत सिस्टम ख़त्म करना, जो कि हमारे राजनीतिक दल इसको बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा संविधान में संशोधन कर रहे हैं, कानून में संशोधन कर रहे हैं, तो उनसे कैसे लड़ा जाए। तब ये तय हुआ कि नहीं, हमें संगठन बनाना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टी भी बनाना पड़ेगी और इनसे लड़ना पड़ेगा। तो ये हमें अपने शासकीय अनुभवों के दौरान लगा कि इस सरकारी सिस्टम में जातिवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। शासकीय सेवा में आप कई जगह पे एसडीएम रहे, एडीएम रहे, कलेक्टर भी रहे। उस बीच आपने क्या पाया कि जो राजनीतिक कार्य प्रणाली रहती है वो प्रशासन में हावी होती है, नहीं होती है? किस तरीके से एक प्रशासनिक अधिकारी उनसे निपट पाने में समर्थ होता है, असमर्थ होता है? देखिए, प्रजातंत्र में क्या होता है कि जनप्रतिनिधि का निर्वाचन जनता करती है, जनता की अपनी समस्याएं होती है। तो जनप्रतिनिधि को यह अधिकार है कि जनता की समस्याओं को वह अधिकारियों तक पहुंचाए और अधिकारियों का दायित्व है कि जो कानून और नियमों के दायरे में, शासकीय निर्देशों के दायरे में उन समस्याओं का त्वरित निपटारा करे। लोकतांत्रिक राज्य में ये चीज़ें तालमेल में हमेशा अभाव रहता है। उसका कारण ये रहता है कि सत्ताधारी राजनीतिज्ञ अपना काम येन केन कराने की कोशिश करते हैं, चाहे सही हो या गलत हो, और अधिकारी यदि वो गलत काम नहीं करता है तो उस पर दबाव जाता है और स्थानांतरण एक टूल के रूप में उपयोग होता है। और यही कारण है कि कहीं कहीं आपको विवाद की स्थिति भी मिलती है। परंतु कुल मिला के ये कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि आज दोनों सिस्टम फेल हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि का जनता की प्रॉब्लम को पहुंचा के निपटारा करने का काम में वो क्लीन हैंड नहीं है, और अधिकारी भी केवल जो जनप्रतिनिधि का दबाव होता है वही प्राथमिकता से करते हैं। आम जनता का काम आज प्राथमिकता से नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी सफ़र करना पड़ रहा है। तो सिस्टम सुधरने के बजाय और दोषपूर्ण होता जा रहा है। सामान्यतः देखा जा रहा है कि जो शिक्षित युवा है उनको राजनीति में आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं पाते। उनका ध्यान रहता है प्रशासन की ओर जाना, जबकि पूरा नियंत्रण होता है राजनीतिज्ञों के ऊपर। अगर शिक्षित युवा राजनीति में आते हैं तो उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, या प्रशासन में जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो युवा आज शिक्षा प्राप्त कर रहा है, युवा के पालक या युवा ये सोचना चाहिए कि उसकी रुचि कहाँ है, उसने क्या शिक्षा प्राप्त की है और किस फील्ड में वह बेहतर कर सकता है। उसका चयन उसे सोच समझकर उसी स्टेज पर करना चाहिए। और ये स्टेज होती है जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बीच की स्थिति होती है। आप यदि इतने सक्षम हैं कि आप कंपटीशन में सक्सेस हो सकते हैं तो कंपटीशन में जाइए। आपको लगता है आप कोई व्यवसाय बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं तो व्यवसाय में जाइए। आपको लगता है कि आप कंपटीशन में सक्सेस नहीं होंगे, व्यवसाय भी नहीं कर सकते, आप कृषक हैं, आप खेती का आधुनिक तरीके से खेती करिए। जो भी स्थिति करे युवा, लेकिन युवा का लक्ष्य, उसके उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में सब कुछ उसको पहले से तय कर लेना चाहिए। क्योंकि केवल प्रशासनिक सेवाओं में जाने की या अच्छी नौकरी करने की होड़ या अच्छे व्यवसाय करने की होड़, ये सब अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी योग्यता उस पर निर्भर करता है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति में आज हम ये देख रहे हैं कि अच्छे लोगों की कमी है, सही बोलने वालों की, सही चलने वालों की। और आज जो है मतदाता भी अधिकांशतः भ्रष्ट हो रहा है राजनीतिज्ञों के साथ साथ। तो ये स्थिति से जो संघर्ष करने का मादा रखता हो, जिसमें संघर्ष करने का ये इच्छा शक्ति हो कि मैं संघर्ष करूँगा इन चीज़ों से, उसको जो है राजनीति में ज़रूर आना चाहिए। सामान्यतः देखने में आता है कि छोटे छोटे राजनेता जो रहते हैं, विधायक हो गए, चाहे किसी वर्ग के मंत्री हो गए, उनके खिलाफ बोलने वालों को भी धमकियां मिल जाती है। लेकिन आप प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, और यहाँ तक कि आपने तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनके विरुद्ध भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। क्या आपको इससे किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता है? कोई धमकी, डर या ऐसा कोई अनुभव नहीं करते आप? देखिए, जो लोग सुलझे हुए राजनीतिज्ञ होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हुए या शिवराज जी हुए या दिग्विजय सिंह जी हुए या कमलनाथ जी हुए, ये लोग ऐसे हैं जो सुलझे हुए राजनीतिज्ञ रहे हैं। इन्होंने शुद्ध राजनीति अच्छे मन से किया है।
तो ये लोग कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ते। हाँ, लेकिन जो लोकल लोग हैं या लोकल जो कहना चाहिए वर्चस्व बनाए रखने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार के काम करते हैं। तो मेरा सभी राजनीतिज्ञों से यह अनुरोध है कि राजनीति एक अपनी जगह अलग है, सिद्धांतों की लड़ाई लड़िए आप, लेकिन कभी भी इसको व्यक्तिगत तौर पे नहीं लेना चाहिए, कभी भी इसको आपसी वैमनस्यता का कारण नहीं बनना चाहिए। एक मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि आरक्षण जो कि देश की आज़ादी के साथ ही लागू हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनुशंसा से वो लागू हुआ था संविधान, अब वो आरक्षण अभी तक चलता जा रहा है, उसके क्या दुष्परिणाम निकल के आ रहे हैं या अच्छे परिणाम निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, आरक्षण अच्छे उद्देश्य से शुरू किया गया था कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो समाज में पिछड़े हैं, उनको आगे आने का अवसर मिले। अनुच्छेद 335 हमारा ये भी कहता है कि योग्यता से समझौता नहीं होना चाहिए। तो इनको दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाना चाहिए था। एक बार जिसने आरक्षण का लाभ ले लिया, दूसरी बार उसके परिवार को लाभ नहीं मिलना चाहिए था। यदि ऐसा होता तो कई परिवारों को लाभ मिलता और वो आगे आते। दूसरा, 50% से ऊपर जो मेरिट को इन्होंने स्थान रखा था कि मेरिटोरियस लोगों को आगे आना चाहिए, वहाँ पे इनको आरक्षण नहीं बढ़ाना चाहिए था। ये आरक्षण कहीं 60% हो रहा है, 70 हो रहा है, 73 हो रहा है, 85 हो रहा है, ये सब गलत है। 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, आरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एक न्यूनतम योग्यता का बेंचमार्क निर्धारित होना चाहिए कि आपको मेडिकल एजुकेशन की डॉक्टरों को शिक्षा देना है, वहाँ आरक्षण की ज़रूरत नहीं, जो योग्य हो उसी को शिक्षक बनाइए आप। तो ऐसा कई फील्ड हैं, इंजीनियरिंग फील्ड है आपका, जहाँ पे आपको बच्चों को शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षक चाहिए, वहाँ आरक्षण की प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये भी सोचने की ज़रूरत है। आज इस पूरी समीक्षा के लिए कोई आयोग बन के पूरे कानूनों का, नियमों का फिर से परीक्षण करके नए हिसाब से ये चीज़ लाने की ज़रूरत है। ये थे हमारे साथ खास चर्चा में मध्य प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त रहे पूर्व IAS ऑफिसर श्री हीरालाल जी त्रिवेदी साहब, जो वर्तमान में सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। देखते रहिए NTV टाइम।